हाँ, जो ह्यूमन सेटलमेंट था चैप्टर 10 अपना मानव भूगोल का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। 3 पार्ट के अंदर, 3 क्लास के अंदर इस चैप्टर कंप्लीट किया है। बहुत कुछ पार्ट 2 में आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ पार्ट 1 में पढ़ा होगा। हालांकि पार्ट 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो आपने पिछली क्लास ले ली होगी। पार्ट 3 पर बात करते हैं, उसमें कि नगरीय बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, मतलब कि अब ये जो बात चल रही है ना, वो अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स की चल रही है ना। यानी कि नगरीय बस्तियों में कितने कितने तरह के प्रकार की नगरीय बस्तियाँ होती है। पहला जैसा कि नगर, फिर शहर, ऐसे बनेंगे, पढ़ेंगे अपन। पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नगर यानी कि टाउन। तो नगर के लिए केवल, अब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडिया हो चाहे अदर कंट्री हो, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है, एक मापदंड बना रखा है कि कोई भी जो नगर होगा जिसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे भारत के अंदर 5000 पॉपुलेशन है, 5000 पॉपुलेशन अगर है तो वो एक नगर कहलाएगा, एक टाउन कहलाएगा। वैसे अपने पढ़ा जापान में 30,000, 30,000 है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हमने ये पढ़ा था। वैसे ही इसने क्या लिखा कि नगर के लिए केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता। ध्यान रखना, पॉपुलेशन साइज अलोन इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अ सिटी। सिर्फ उसी को अपन ये नहीं कह सकते कि ठीक है 5000 पॉपुलेशन होते ही नगर हो गया, ऐसा नहीं है। परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे कि निर्माण है, खुदरा एवं थोक का व्यापार है, जैसे अपन कहते हैं थोक के व्यापारी, ठीक है, या फिर व्यावसायिक कुछ सेवाएं हैं, अगर नगरों में होती है ना तो हम कहेंगे नगर है। ऐसा नहीं कि बस 5000 लोग हो गए नगर बन गया, नहीं, वहाँ पर फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन ये हो गया अपना। बट सम स्पेशल फंक्शंस लाइक कंस्ट्रक्शन, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एंड कमर्शियल सर्विसेज एग्जिस्ट ओनली इन द सिटीज़, उसको हम कहेंगे कि वो एक नगर है, वो एक टाउन है। ठीक है, नंबर 2 है शहर, सिटी। सिटी किसे कहेंगे, ये एक अग्रणी नगर होता है। ठीक है, यानी कि सिटी में भी रिगार्डेड एज लीडिंग टाउन, ये सबसे ऐसे माना जाता है शहर को कि सबसे पहला नगर, सबसे बड़ा नगर माना जाता है इसको। ये शहर से जो स्थानीय व क्षेत्रीय पर, ये तो कह नहीं है, स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। यानी कि वाइल हैज़ आउटस्प्रिड इट्स लोकल एंड रीजनल रेवल्स। शहर नगरों से बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। सिटीज़ आर मच लार्जर देन, मतलब ये शब्द है शहर, ये नगरों से थोड़ा बड़ा होता है। छोटा छोटा टाउन, कस्बा, उसके ऊपर सिटी, शहर नगरों से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। यानी टाउन्स हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस, क्योंकि इसके अंदर जो हैं इनके आर्थिक कार्य भी कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आर्थिक कार्य मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लाइक यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस, हर तरह के बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर काम करती है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो सब बातें होती है। और यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, यानी कि जो फाइनेंशियल जितने भी यहाँ पर ऑफिस होते हैं, जैसे रेवेन्यू का जो ऑफिस है जहाँ पर पूरा गवर्नमेंट का टैक्स आता है, जनता का टैक्स आता है, पूरे वित्तीय संस्थान यहीं पर होते हैं। ठीक है, और प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सब यहीं पर होते हैं। और यातायात के केंद्र, ठीक है, जैसे कि पूरे राजस्थान है, पूरा यूपी है, बिहार है, इन सब में अपनी अपनी रोडवेज होती है। उन पूरे रोडवेज का एक आगार होता है, कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, वो इन बड़े शहरों में होता है। ठीक है, तो यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ये सब इस शहरों में होता है। फिर एक नोट है, ये 1 मार्क्स में ऐसा कोई कोटेशन आ सकता है। लेविस मम्फोर्ड थे, उन्होंने एक शब्द, अपने शब्दों में एक बात लिखी है कि वास्तव में शहर जो हैं वो उच्च एवं अधिक, हाई एंड थोड़ा सा ज़्यादा जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप हैं। मतलब यहाँ पर हर तरह की लाइफ जी जा सकती है। ठीक है, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर होती है। तो वर्ड है अपने लेविस मम्फोर्ड के, in the words of Lewis Mumford, the city is in fact the physical forms of an highest and most complex type of associative life। ठीक है, ये हो गया शहर के बारे में। मतलब हमने नगर पढ़ लिया, हमने शहर पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सनगर। ये 2022 में आया था भाई, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में। अब मेरी बात सुनो, जितने भी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। जैसे सनगर पूछ लिया, 1 पूछ लिया, जितना भी इस चैप्टर में सबको जो 2-2 मार्क्स है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सनगर, इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बनता है। सनगर यानी कि कॉन्जर्वेशन का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो वो किया था आपके पैट्रिक गिडिज ने। कब किया था, 1915 में। ये फैक्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं,
जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से, जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक छोटा शहर था, फिर उसके पास में एक छोटा शहर था, आपस में मिलते बस्तियाँ बनती गई, लोगों के घर बनते गए, बनते बनते आपस में 2 नगर बन गए, फिर 2 बड़े बड़े शहर मर्ज हो गए, एक बहुत बड़ा महानगर बन गया, उसे बोलते हैं सनगर। मतलब बड़े बड़े छोटे छोटे सिटियों का आपस में मिल जाना, ठीक है। यानी कि नगरों या शहरों का आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र बन जाता है, पूरा नगर बन जाते हैं, आपस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये रहा applied a large area of urban development that resulted from a merging of original separate towns or originally separate towns of cities, ठीक है। ये फिर सिटीज़, टाउन या सिटीज़ बन जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट थे। आपसे एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है, सनगर यानी कि कॉन्वर्सेशन कि कौन से कॉन्वर्सेशन में आते हैं, कोई 2-3 एग्जाम्पल दीजिए। तो ग्रेटर लंदन, उसमें यही हालात हुए थे, छोटे छोटे शहर मिल गए, मैनचेस्टर, शिकागो और टोक्यो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एंड टोक्यो आर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी का मतलब विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज़ इन द वर्ल्ड, हालांकि ये लाइन आप चाहो तो कट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेना, क्योंकि ये 1800 में लंदन में इस श्रेणी में आया था। सबसे पहले मिलियन सिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले 1800 में आया था, 1850 में पेरिस बना, 1860 में न्यूयॉर्क, तथा 1950 तक विश्व के 80 शहरों में मिलियन सिटी बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज, मतलब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लंदन सबसे पहले आया था 1800 में, फिर उसके बाद में पेरिस 1850 में, न्यूयॉर्क 1860 में, और 1950 तक 80 ऐसी मिलियन सिटियाँ बन चुकी है। थोड़ी और करंट में चलें तो 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन सिटी, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन, देखो मिलियन सिटी का मतलब क्या है, जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन हो, 10 लाख हो, ठीक है, निवासी रहते हो वो। तो ध्यान रखना 1 मिलियन यानी कि निवासी थे। 2030 तक अनुमानित 662 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी होंगे, मतलब 1 मिलियन, वो जिसमें मिलियन लोग रहते हो। देखो मिलियन सिटी का मतलब क्या है, नाम में मिलियन है और मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन। तो जिस शहर में 1 मिलियन लोग रहते हो वो मिलियन सिटी कहलाती है, सिंपल ये है। कुछ फैक्ट याद कर लेना, 2016 में 512, ये ताज़ा करंट का हो गया, और 2030 तक 662 होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में सबसे पहले आया था, ये ज़रूरी है कुछ फैक्ट, और 2-3 जो भी मैंने लिखे वैसे भी छांट के लिखे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट करके लिखे हुए, ठीक है। विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस, ठीक है, हिंदी में ये यूनानी शब्द है मेगालोपोलिस, ठीक है, मेगालोपोलिस यानी कि विश्व नगरी। तो ध्यान रखना ये यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, ठीक है। दिस ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय जेन गॉटम, यानी कि जिसका प्रयोग 1957 में जेन गॉटमैन ने किया था। कब? 1957 में। ये जितने भी फैक्ट है ना, ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा महानगर प्रदेश होता है, ठीक है, सिग्निफाइंग सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सेप्टिंग यूनियन ऑफ, एग्जाम्पल अपन यूएसए, जैसे यूएसए सबसे बड़ा विश्व नगरी माना जाता है। एक एग्जाम्पल याद रखना कि ये जिसमें सनगरों का समूह, इसको बोलते हैं। देखो सबसे पहले छोटी बात सुनना, अपने पढ़ा, एग्जाम्पल समझना थोड़ा, सिटी पढ़ा, सिटी ऐसा मान लीजिए टाउन, बहुत सारे टाउन मिलके सिटी बन गए, बहुत सारे टाउन मिलके, यानी कस्बे या उसमें शहर, शहर हिंदी में नगर, सॉरी नगर, नगर से आ गया शहर, थोड़ा बड़ा शहर आ गया। फिर अपन इसके ऊपर गए कि शहर, खूब सारे शहर में बनने से अपन ये पढ़ा था सनगर। देखो ये रहा सनगर यानी कि कॉन्वर्सेशन, ठीक है, यानी कि कॉन्वर्सेशन, यानी कि अपन बात करते हैं सनगर की, और बहुत सारे सनगर मिलके विश्व नगरी बनाते हैं, यानी कि वो आपका मेगालोपोलिस बनाते हैं। ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे जो हैं वो कॉन्वर्सेशन होते हैं, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन मिलके, यानी कि बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि सनगरों का समूह है, वो विश्व नगरी कहलाता है, यानी कि वो मेगालोपोलिस कहलाता है। एग्जाम्पल एक ही है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 6 मेगा सिटी। एक मेगा सिटी शब्दावली जो है वो उन नगरों के लिए, मतलब इस मेगा सिटी शब्द का प्रयोग, यहाँ इसको अपने शब्द में लिख सकते हो,
एक मेगा सिटी शब्द का प्रयोग, ऐसा लिख सकते हो, शब्द का प्रयोग नगरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को कुल मिलाकर 1 करोड़ हो, मतलब लगभग 10 मिलियन हो। 10 मिलियन, ठीक है, कितनी हो? 10 मिलियन। 1 करोड़ को बोलते हैं 10 मिलियन हो, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ हो, कुल मिला के छोटे मोटे नगरों को मिला के हो। 1950 में सबसे पहले न्यूयॉर्क जो है ना, वो ऐसा मेगा सिटी के रूप में बाहर आया था। हालांकि अब वर्तमान में 31 मेगा सिटी हैं। मेगा सिटी ऑफ मेगालोपोलिस इज द जनरल टर्म ऑफ सिटीज टुगेदर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल। 10 मिलियन बोल दो चाहे 1 करोड़ बोल दो, बात एक ही है। और न्यूयॉर्क वॉज द फर्स्ट इन अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी बाय 1950। सबसे पहला शहर जो था वो न्यूयॉर्क था, जो 1950 में आया। वर्तमान में 31, खूब सारी बुक्स में 25 लिखा है, उसको ठीक कर लेना, वो आपके पुरानी बुक है। 31 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 31 जो मेगा सिटी है। इस तरह मैंने आपको फोटो भी लगा दी है। हालांकि बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बस नॉलेज बढ़ाने के लिए चाहो तो देख लो कि कौन कौन सी मेगा सिटियाँ हैं, जिसमें हमारे इंडिया की मेगा सिटियाँ भी कुछ आती है, वो थोड़ा सा नज़र मार सकते हो। जैसे ये दिल्ली मेगा सिटी में आता है, मुंबई मेगा सिटी है, हालांकि मैंने लिखवा दी 6 मेगा सिटी पहले भी। कोलकाता मेगा सिटी है। और आप अगर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर अपने ये चेन्नई भी मेगा सिटी में आता है, ठीक है। और उससे पहले मैंने उस फर्स्ट वाली बुक में भी कुछ बातें पढ़ी थी। तो ये कुछ मेगा सिटी हैं, मेन दिल्ली, अपना मुंबई, और इसके अलावा अपना आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अपन देखते हैं आगे तो हमारे जो आ जाती है बेंगलुरु मेगा सिटी है और चेन्नई मेगा सिटी है। तो 5 मेगा सिटी इंडिया की भी है, थोड़ा सा पढ़ लेना, इंडिया वाले जरूर याद रख लेना, बाकी तो कोई खास नहीं है, ठीक है। तो ये बातें पढ़ ली अपन ने, यानी कितनी पढ़ी अपन ने? नगरीय बस्तियों के प्रकार पढ़े अपन ने। सबसे पहले नगर यानी टाउन्स, ठीक है, टाउन्स पढ़ लिया, ओके। सेकंड शहर यानी कि सिटी पढ़ा अपन ने, जिसमें अपन ने ये पूरी बातें पढ़ी। तीसरा सन्नगर यानी कन्वर्सेशन पढ़ा। कन्वर्सेशन की बात की जाए 1915 में शब्द यूज़ किया गया था पैट्रिक गिडिज के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने मिलियन सिटी पढ़ा। 1800 के लंदन सबसे पहले आया, और वो सब अपन थोड़ी ईयर याद कर लें, 1 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन हो, ठीक है। उसके बाद में विश्व नगरी पढ़ा। 1957 में जीन गेटमैन ने इसका यूज़ किया था, यानी मेगालोपोलिस। फिर अपन ने मेगा सिटी पढ़ा, जो अभी वर्तमान में 31 है, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ 10 मिलियन हो, वो मेगा सिटी में होता है, ये सामने आपके। तो ये सब बातें पढ़ी। नेक्स्ट है कुछ जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होती है लाइक इंडिया, उसमें मानव बस्तियों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वो क्या क्या क्रिएट होती है देखते हैं। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि जनसंख्या का केंद्रीकरण, अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे व तंग आवास व गलियाँ, पीने योग्य पानी नहीं हो पाना। इसके अतिरिक्त कुछ आधारभूत ढांचा लाइक बिजली है, गंदा पानी की निकासी, निकलने की जगह नहीं है, हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा। बहुत ईजी है, खुद मन से समझ सकते हो कि हमारे भारत में बड़े शहर जो भी है, उन बड़े सिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छोटी छोटी तंग गलियां हैं, कहीं कहीं पे तो चौड़ी सड़कें भी हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत तंग गलियां हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, गंदा पानी निकलने के लिए नहीं है, नालियाँ वगैरह गंदी पड़ी रहती है। ये कुछ इश्यूज़ हैं। कहीं पर बिजली की सुविधा नहीं, लाइट नहीं पहुँच पाती है, कहीं पर एजुकेशन नहीं है, कहीं हेल्थ नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपिंग कंट्री के सामने प्रॉब्लम फेस होती है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का कुछ विवेचना कीजिए, यानी कुछ विवेचन कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपके एनसीईआरटी जो अपनी बुक है उसके पीछे चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल है, कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं ये तो रिपीट हो गई, खैर ये लाइन तो रिपीट है, ठीक है। समस्याएं वो उनको अपन 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। यानी कि द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये रिपीट है वापस, इंग्लिश हिंदी में सेम तो रिपीट होनी है, खैर कोई ये तो वो रह गया, ठीक है। टाइपिंग एरर। कंट्रीब्यूट प्लेस्ड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फिर सुन लो, ये जो क्वेश्चन था आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये है विकासशील देशों मानव बस्तियों की सामने समस्याएं। नॉर्मल अगर 2 मार्क्स में आता, 1 मार्क्स में आता तो ये, लेकिन अगर पूछे कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या, बात वैसी है, वो मानव बस्तियां संबंधित है, ये नगरीय बस्तियां सिर्फ नगरों की, वो तो मानव में सब में आए तो लिखना है। बाकी एक्चुअल में ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि नगरीय बस्तियों का डिवाइडेशन 3 तरह से अपन ने किया है। फर्स्ट आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेकंड
सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, सोशल कल्चर प्रॉब्लम्स। तीसरी पर्यावरण संबंधी समस्या यानी कि अपन लेंगे इन्वायरमेंटल, ठीक है, ये लेंगे, एक एक पढ़ते हैं। आर्थिक समस्याएं, देखो आर्थिक समस्याएं नाम से पता चल रहा है कि विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यानी कि गाँव के अंदर अब एग्रीकल्चर उतना नहीं रहा, खेत कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खेतों की कमी हो गई, पानी की भी कमी है, तो एग्रीकल्चर कम हो गया, गाँव के अंदर रोजगार कम हो गया, तो लोग रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गाँव से शहरों की ओर आ रहे हैं। इस वजह से शहरों में पॉपुलेशन बढ़ गई, ये मेन कारण है। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है कि द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज। इस वजह से अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन बढ़ गई और ये विशाल प्रवासी, क्योंकि वहाँ से जो आते हैं प्रवासी होते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है, ये नगरीय क्षेत्रों में अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है। अब पहले स्किल्ड जो होते थे, जो बिल्कुल कुशल होते थे, वही लोग काम करने के लिए सिटीज़ में आते थे, लेकिन अब तो हर तरह के लोग आए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भयंकर भीड़ हो गई, ठीक है। यानी कि स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड हर तरह की लेबर वो बढ़ गई। द एनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन generates a pool of unskilled and semi-skilled labor force, due to which there is shortage of housing in the cities and number of unauthorized settlement increases। इस वजह से शहरों में जो है आवास की कमी हो गई, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बस्तियां लग रही है। अब देखना सड़कों के किनारे सोते हैं लोग, कहीं कच्ची बस्तियां बना बना के कच्चे मकानों में रह रहे हैं, वो कहीं भी फिर वही गंदगी चारों ओर फैलेगी, वो सब बातें हैं, आवास में कमी हो जाती है और अनधिकृत बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मेन कारण है। मतलब क्या समझे आप, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, कुछ रोजगार की मिल जाए वहाँ पर, क्योंकि गाँव में तो रोजगार रहा नहीं, या फिर छोटे छोटे जो कस्बे में रहते हैं, टाउन्स में, वो भी शहरों की तरफ आ रहे हैं। इस वजह से सिटीज़ में, शहरों में पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो यहाँ रहने के लिए घर नहीं मिल रहे अब लोगों को, फिर वो कहाँ रहेंगे, फिर बाहर कहीं सड़कों पर सो जाते हैं, कहीं रेलवे स्टेशनों में सो जाते हैं, कहीं बस्तियाँ बना के सो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी है, सोशल कल्चर प्रॉब्लम्स भी है। नंबर 2 क्या कि अधिकांश नगर निवासियों को अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण आधारभूत सामाजिक ढांचागत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। खूब सारी मोस्ट ऑफ द सिटीज डू नॉट गेट इवन द बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्यूरेटली ड्यू टू इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। खूब सारे नगर ऐसे हैं, खूब सारी सिटीज ऐसी है जहाँ पर कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें भी नहीं है, लाइट, उतना एजुकेशन अच्छा नहीं है और उतनी लाइटिंग नहीं है, टेक्निकल अगर बात करें तो उतनी ये जो प्रौद्योगिकी है ये भी नहीं है। मतलब कि टेक्निकल का मतलब है जैसे इंटरनेट का होना, ये बहुत सारी चीज़ें कम है बहुत जगह। सेकंड, उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है, जो BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन पॉपुलेशन, उन लोगों के सामने स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन संबंधी कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। यानी अवेलेबिलिटी एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उन सबको भी ये नहीं मिल पा रही है। ये भी एक यहाँ की मेन प्रॉब्लम है सिटीज़ में, क्योंकि सिटीज़ में भी बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के लोग रहते हैं, उनके सामने भी बहुत सारे फैसिलिटी, उन सबको ये हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि महंगा है तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाएँ नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ये भी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें नेक्स्ट है, बेरोजगारी के बढ़ने और शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक हो गए। ये हैं, चोरियां डकैतियां ज़्यादा होती है जब लोगों के पास में रोज़गार नहीं है। तो फिर ये जो युवा है वो रोज़गार तो है नहीं, तो इनको ज़रूरत पड़ती है, खाने के लिए दाने नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर चोरी डकैती करेंगे, अपराध बढ़ रहे हैं, ये सब कारण है, ठीक है। यानी कि ड्यू टू राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं, इस वजह से लेक ऑफ एजुकेशन, और उतनी एजुकेशन भी नहीं है, उनमें लक्षण भी नहीं है कि पढ़ लिख लेंगे तो, वरना नहीं पढ़ोगे तो चोरी डकैती करोगे तो लोग जूत पड़ेंगे, ठीक है। चोरी कर भी ली तो पकड़े जाओगे, फिर जेल में डाल दी जाएंगे, लेकिन उनमें एजुकेशन नहीं है, उनको पता नहीं है इस चीज़ का, वो सोचते हैं कि नहीं पकड़े जाएंगे और एक सेकंड में उसको पुलिस पकड़ लेती है, फिर आपको समझते हो उनकी हालत। तो ये एडवांटेज ऑफ द क्राइम रेट्स, ठीक है, इस वजह से क्राइम रेट्स बढ़ रही है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंगानुपात असंतुलित हो गया। बिल्कुल सही, मोस्टली मेल जो हैं सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है, मतलब मेल लेबर ज़्यादा आता है,
सिटीज़ में, क्योंकि वाइफ्स उनकी वो बच्चे पे गांव में रहते हैं और वो वहाँ से सिटीज़ में आ जाता है नौकरी करने के लिए। इस वजह से यहाँ का जो वो डिसबैलेंस हो जाता है मामला, ठीक है, यानी कि जो यहाँ की जो लिंगानुपात है वो असंतुलित हो जाता है, सेक्स रेशियो चेंज हो जाता है। सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरिया जिस टू सेक्स रेशियो इन द सिटीज़ वो डिस्टर्ट्स होता है, मतलब कि थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ये भी एक कारण है, ठीक है, महिलाओं की पॉपुलेशन कम, पुरुष की ज़्यादा। ये सब अपन मेन वो देख रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सोशल और कल्चरल भी एक प्रॉब्लम इशू है जो देख लिया। फिर तीसरा है पर्यावरणीय संबंधी समस्या। ये तो है कि जहाँ पर भीड़ भड़ाका इलाका होगा वहाँ पर सीधी सी बात है इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा, रहने के लिए घर नहीं है, कच्ची बस्तियों में रहेंगे, फिर वो उनका सोच वगैरह जो होता है वो टॉयलेट वगैरह बाहर जाएंगे, फिर गंदगी फैलेगी या फिर वो कचरा फैलाएंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ बन जाती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो यानी कि विभिन्न कार्यों तथा पीने के जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती है, बिल्कुल से इतनी पॉपुलेशन नहीं, कहाँ से मिल पाएगी, हर घर में कनेक्शन नहीं मिल पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देयर इज नॉट इनफ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पसेज एंड फॉर ड्रिंकिंग, ये भी है। दूसरा, घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए जो परंपरागत ईंधन है उसके व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषण। अब जब यहाँ पर क्या होगा कि मैसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल टू डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर सब पोल्यूटेट्स द एयर, मतलब होगा क्या कि लोग जो हैं फैक्ट्रियाँ में लगाते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी और घर में भी सब जगह गैस का इनका यूज़ होता है। यानी कि अपन बात करें घरेलू औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत जो ईंधन है उसका यूज़ होगा, और जो लोग बस्तियों में रहते हैं वो तो फिर लकड़ी का उसके चूल्हों का यूज़ करते हैं, वो भी बहुत बड़ा पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये सब कारण भी होगा, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी है, ये सब है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, ये पर्यावरण समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूरा नहीं हुआ। फिर है यहाँ घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल यानी सीवर व्यवस्था में डाल दिया जाता है, या फिर बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों पर डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण एवं अनेक अस्वास्थ्यकर दशाएं उत्पन्न हो जाती है। पूरी बात को समझना। अपने जो सिटी में रहते हैं उनको पता होगा कि सुबह सुबह गाड़ी आती है, कचरा लेने के लिए आती है, शाम को भी आती है कहीं कहीं पर, तो दोनों टाइम आती है। तो कचरा आपने गाड़ी में डाल दिया, गाड़ी भर के चली गई, वो क्या करते हैं यहाँ से कचरे को ले जाकर कहीं पे ले जाकर ढेर बना देते हैं, जो भी उनको नगर निगम परमिशन जहाँ दे रखी है वहाँ पर जाके कचरा इकट्ठा होता है। वो कचरा इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पर गंदगी फैलती है और तरह तरह की वहाँ पर बीमारियाँ फैल जाती है। ऐसा तो है नहीं कि वो नष्ट करते हैं, उतना स्कीम अभी आया नहीं डेवलपिंग कंट्री में, यानी कि जो विकसित देश है उनमें अभी तक पूरा कम्प्लीटली पॉलीथीन है, जितना भी ये कचरा होता है इसका सोल्यूशन अभी नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ ढेर ही बनाते हैं वहाँ पर। या फिर जो टॉयलेट वगैरह का जो पानी जाता है, आपको पता है सिटीज़ में सब नालों सिस्टम, नाले से सीवर में जाता है, सीवरों से वो निकल जाता है, लेकिन उसको जो सीवरों से गंदगी जाती है, जो सब हर तरह का पानी होता है, वो कहीं ना कहीं जाके लास्ट में जाके नालों में मिला दिया जाता है। तो वो नाले में जो वो होते हैं ओपन, ठीक है, वो नाले ओपन होते हैं, खुले होते हैं ऊपर से, तो फिर वो गंदगी फैलती है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सब कारण है। तो हियर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट आर आइदर लेट इनटू द जनरल सेवरेज या फिर डम्प्ड विदाउट ट्रीटमेंट और अनस्पेसिफाइड लोकेशन ड्यू टू विच वाटर पोल्यूशन एंड मैनी अनहेल्थी कंडीशंस अराइज। वो सब इस तरह की कंडीशंस है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है। फिर नगरों में जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए कंक्रीट के विशाल ढांचे बनाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप नगर के आंतरिक भाग अधिक गर्म होकर उष्म द्वीप की तरह कार्य करने लग जाते हैं। अब नगरों में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ गई, भाई लोग सिटीज़ में आ गए, गाँव को छोड़ छोड़ के यहाँ आ गए, तो यहाँ पर उनको आवास तो देना पड़ेगा, भाई सरकार की जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ उनको रोकना तो पड़ेगा। इस वजह से कंक्रीट के विशाल ढांचे बना देते हैं कंक्रीट के, ठीक है। परिणाम स्वरूप नगर में जो आंतरिक भाग तपता है, फिर कंक्रीट या पत्थर जो जहाँ ज़्यादा होते हैं वो तपता है, तो एक वो भी गर्मी बढ़ जाती है। द सिटीज यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर क्रिएटेड अकोमोडेट द पॉपुलेशन। एज अ रिजल्ट द इनर पार्ट्स जो होता है सिटी का बिकम हॉटर एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक हीट आइसलैंड, एक वो उष्म द्वीप की तरह काम करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस तरीके से एक बार रिपीट करेंगे अपन, मतलब जानेंगे कि विकासशील देशों में बस्तियों की समस्याओं का जो है क्या क्या है। अपना एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। पहला आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक। नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक समस्या यानी सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स। इसके अंदर तो आर्थिक समस्याओं में तो सीधा ही अपने पैराग्राफ में लिखा था, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं में सोशल कल्चर प्रॉब्लम में अपन ने इसके 5 कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट बनाए हैं, 4 पॉइंट बनाए हैं। फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी पर्यावरण संबंधी समस्याओं में अपन ने इसके 4 पॉइंट बनाए, ठीक है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपना कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
अब कुछ बुक के अंदर आपके कुछ 2-3 बातें दे रखी थी कि एक स्वस्थ शहर क्या होता है, किसको आप स्वस्थ शहर कहेंगे, मतलब एक हेल्दी सिटी किसको कहेंगे, ये आपकी बुक में दे रखा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी भी शहर को स्वस्थ शहर कहना, एक हेल्दी सिटी कहना, ये अपनी बस की बात नहीं, वरना तो कहते हैं ना अपनी माँ को कौन डाकण कहता है, ठीक है, अपनी माँ को कौन डाकण कहेगा, वैसे ही अपनी सिटी को कौन बेकार बताएगा, ठीक है, हर कोई कहेगा कि अच्छी है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, वरना तो हम कह देंगे बहुत अच्छी है ना, हम तो फिर हमारी सिटी को कह देंगे नंबर 1 है। लेकिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना 1 मार्क्स में आ जाएगी, ये जो कुछ सुझाव देता है, अगर उनको अपन फुलफिल करते हैं, उस क्राइटेरिया में हम अगर आते हैं, तो हमारी वो जो सिटी है वो एक स्वस्थ शहर कहलाएगा, यानी कि वो एक हेल्दी सिटी कहलाएगी। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि आप इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले पे WHO लिख लेना ब्रैकेट में, WHO ने बतलाया है या फिर बताया है कि स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं आवश्यक हैं। कौन सी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सजेस्ट दैट अमंग अदर थिंग्स ए हेल्दी सिटी मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए? स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण, बिल्कुल सही है। क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण बिल्कुल साफ होना चाहिए, गंदगी चारों ओर नहीं फैली होनी चाहिए, और बिल्कुल सुरक्षित भी होना चाहिए। कहीं पर भी लड़कियों को या फिर वुमेंस को या फिर अदर बुजुर्गों को सब तरह सेफ होने चाहिए, वो बिल्कुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जगह जगह कैमराज लगे होने चाहिए, पुलिस थाने होने चाहिए, सब जगह पुलिस जगह जगह होनी चाहिए, मतलब एक सेफ एरिया होना चाहिए। सेकंड, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताएं, जो जो हमें बेसिक नीड है, यानी कि मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स, हमें जिन जिन, जैसे कि बेसिक नीड में क्या आता है, आधारभूत आवश्यकता में क्या आता है, प्रॉपर हॉस्पिटल होने चाहिए, प्रॉपर स्कूल्स या कॉलेजेस होने चाहिए, ठीक, रहने के लिए घर होने चाहिए, मतलब यातायात ट्रांसपोर्टर के अच्छे से व्हीकल वगैरह सब लोगों के पास में इजीली मिल जाने चाहिए, टेलीफोन कम्युनिकेशन इंटरनेट वगैरह सब सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत हो, ठीक है, वो होने चाहिए। फिर स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी, बिल्कुल सही है। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पर हर कम्युनिटी का बंदा होना चाहिए, हर कम्युनिटी को वहाँ पर कहते हैं ना कि रिप्रेजेंट करने का मौका होना चाहिए, यानी कि इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल उनकी सरकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही जीतते आ रहे हैं, कुछ कम्युनिटियाँ, कुछ समुदाय लोगों को दबा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो स्वस्थ यानी हेल्दी सिटी के अंदर नहीं माना जाएगा। फिर है, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, ईजिली स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जानी चाहिए, गरीब से लेकर अमीर तक। ईजिली हॉस्पिटल होने चाहिए बड़े बड़े पास में, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि वहाँ पर गरीब भी पहुँच सके, इमरजेंसी सुविधाएं होनी चाहिए, आपातकालीन सेवाएं होनी चाहिए, एम्बुलेंस सेवा होनी चाहिए, वो सब। प्रोवाइड्स ईजिली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज, तब हम कहेंगे कि वो शहर एक स्वस्थ शहर है, एक सिटी एक हेल्दी सिटी है। ये WHO कुछ मानक है, कुछ क्राइटेरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नगरीय रणनीति की कुछ योजनाएं हैं, अर्बन स्ट्रैटेजी, वो भी आपकी बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, जो बॉक्स बना के देते हैं उसमें। तो ये भी अपने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, उसने नगर रणनीति में निम्न प्राथमिकताएं कुछ बताई है। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज़ आउटलाइन दीज प्रायोरिटीज ऑफ पार्ट्स ऑफ अर्बन स्ट्रेटजी। कौन कौन सी है? फर्स्ट है, नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नगर में सिर्फ पैसे वाले लोग ही रहते हैं, गरीबों के लिए भी कुछ आश्रय स्थल होना चाहिए नगर। इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर, जो निर्धन है, नगरीय निर्धन, नगरों में भी तो गरीब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिटीज़ में सब पैसे वाले लोग ही रहते हैं, नगर में भी निर्धन लोग हैं, उनके लिए भी कुछ आश्रय स्थल होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। सेकंड, आधारभूत नगरीय सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई का प्रबंध आदि उपलब्ध करवाना जरूरी है। प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब होना चाहिए। महिलाओं की जो मूलभूत सेवाएं हैं तथा राजकीय सुविधाएं तक पहुंच में बिल्कुल सुधार होना चाहिए। जो फीमेल को बेसिक नीड जरूरत की चीज़ें होती है वो सब उन तक पहुंचनी चाहिए। और कुछ गवर्नमेंट सुविधाएं भी, ऐसा नहीं फीमेल के लिए गवर्नमेंट सुविधाएं भी खूब सारी होती है, अलग से होती है, एक्स्ट्रा होती है, जो मेल को नहीं होती, वो भी इनको होनी चाहिए। यानी इंप्रूविंग वुमेन्स एक्सेस द बेसिक सर्विस एंड गवर्नमेंट फैसिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब महिलाएं हैं तो उनको जो मूलभूत सेवाएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं कुछ चीज़ों की होती है, वो प्रॉपर नहीं खरीद पाती है और बीमार पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं महिलाओं में, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ सिस्टम होना चाहिए। और ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनना चाहिए। ऊर्जा उपयोग का मतलब है यानी कि अपग्रेडिंग एनर्जी यूज़ और अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव का मतलब है, तो ऊर्जा उपयोग का मतलब है कि लाइट जो बिजली है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। दूसरा एक ऑप्शनल भी होना चाहिए परिवहन तंत्र, जैसे कि लाइट वाला जो सिस्टम है आजकल, बैटरी सिस्टम, बैटरी के व्हीकल चलने लग गए, तो एक ऑप्शन हो गया, पेट्रोल डीजल की बजाय बैटरी से लाइट से चलना एक ऑप्शन हो गया। तो वैकल्पिक परिवहन भी होना चाहिए, उसको भी हम कहेंगे नगरीय रणनीति कुछ स्ट्रैटेजी है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। और रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण कम होगा, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर ऐसा आप करोगे। अगर डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ अगर कम हो जाएगी और लाइट से चलने वाली गाड़ियाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, आवाज़ भी नहीं करते वो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बहुत ही शानदार जो अपन ने इस क्वेश्चन पढ़ी कि नगरीय रणनीति की योजना क्या होनी चाहिए, अर्बन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिसमें अपन ने 5 टॉपिक 5 पॉइंट पढ़े हैं, और 5 है वो UNDP के अकॉर्डिंग है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़े, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं, एज इट इज आपकी बुक में लिखा होता है, मैंने जानबूझ के वैसा ही रख लिया, डू यू नो। इसमें कुछ जो भी 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट क्वेश्चन अपने आप आंसर है। कैसे? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नगरीकरण क्या होता है, अर्बेनाइजेशन क्या होता है, हालांकि अपन पढ़ चुके हैं ये वाली बातें, लेकिन फिर भी रिपीट हो जाएगी कि नगरीकरण का मतलब ये होता है कि एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपातिक वृद्धि होना। जैसे कि ऐसा मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज दिल्ली है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि 5 लाख लोग रहते थे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती 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 यहाँ पर 10 लाख लोग हो गए। इसका मतलब इसके अंदर कितनी %, दुगना, डबल, ठीक है, डबल बढ़ गया। मतलब जो ग्रोथ होती है, यानी कि एक देश के जो नगरीय क्षेत्र में जो निवास करने में ऑलरेडी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें अगर ग्रोथ हो रही है तो हम कहेंगे नगरीकरण हो रहा है, मतलब लोग गाँव से नगरों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन मीन्स in the increase in proportion population of a country who live in urban areas, ठीक है। The most important cause urbanization is rural urban migration। और सबसे ज़्यादा जो, अच्छा लिखा नहीं इसमें, लिख देना कि सबसे ज़्यादा जो होता है ये रहा, हाँ ये स्थान नगरीकरण का प्रमुख कारण है वो ग्रामों से नगरों की स्थानांतरण, मेन इसका कारण है। गाँव से लोग शहरों की तरफ ज़्यादा आते हैं, ये मेन कारण हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द लेट 1990s some 20 to 30 million people were leaving the countryside every year and moving into towns and cities। ये भी नॉलेज होना चाहिए क्या कि 1990 के दशक के अंत में 2 से 3 करोड़ मनुष्य प्रति वर्ष गांव छोड़कर नगरों और शहरों की तरफ रहने के लिए चले जाते थे। ये चीज़ें नॉलेज बढ़ेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पता होना चाहिए, नॉलेज है। 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश, नॉट विकासशील, अपन विकासशील है, डेवलपिंग है इंडिया, लेकिन जो विकसित है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उन देशों में भी नगरीकरण तेजी से हुआ है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में उनमें भी रैपिडली 19 हुआ है, ठीक है। और 20th सेंचुरी की बात करें अपन तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में भी नगरीकरण तेजी से हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब सेकंड हाफ, मतलब 20वीं शताब्दी लगभग आधे टाइम में। जैसे अपन 1950 कहते हैं तो 1950 19वीं शताब्दी होगी, तो ऐसा मान लीजिए 2050, ठीक है, इसके लगभग 2050 से ऊपर उसके लगभग विकासशील देशों में भी जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, उसमें भी अर्बनाइजेशन फैला है, ठीक है। तो बहुत नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ी और बहुत ही शानदार चैप्टर था ये, जिसको अपने 3 क्लास में कंप्लीट किया है, 3 पार्ट इसके बने, मज़ा आपको आया होगा। बहुत कुछ मैंने अच्छे से आपको समझाया है, प्रॉपर नोट्स आपको दिए हैं। अब दोनों चैप्टर जो हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड जो हमारी दोस्त इकोनॉमी 2 बुक हैं, मानव भूगोल और भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली, दोनों किताबों के जो चैप्टर 4 और चैप्टर 10 है, मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट, दोनों का एक साथ टेस्ट होगा। तैयार रहना, बहुत बड़ा टेस्ट होगा, शानदार, सब कुछ फैक्ट वगैरह डाल के प्रॉपर एक आपका लाइव टेस्ट हो जाएगा। उसके बाहर कुछ नहीं जाना, नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाएगा, और छोटे मोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले कैसे कैसे आते हैं वो आपका टेस्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके।